Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics Key to Goals। लास्ट हमने कॉन्ग्रुएंसेस में कुछ थ्योरम्स डिस्कस की थी। लीनियर कॉन्ग्रुएंस के केस में सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट कर रहा है और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज उन्हीं रिजल्ट्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कमिंग टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, the solution for 3x plus 2 congruent 0 mod 7 is। अब हमें क्या करना है, ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m हमें दिया हुआ है उसके लिए सॉल्यूशन चेक करना है। इन चारों में से क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले गिवन हमें क्या है, 3x plus 2 congruent 0 mod 7, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3x congruent minus 2 and here it will be mod 7। हमने इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना है, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है ना, यहाँ पर हमने उसका मल्टीपल बनाना है। लाइक अगर अब यहाँ पर 3 पड़ा है तो मुझे यहाँ पर 3 का मल्टीपल बनाना है, पर यहाँ तो -2 पड़ा हुआ है ना। 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 6, 12, 18, इसी तरह से जाएंगे ना 15। तो मुझे यहाँ पर इसका मल्टीपल बनाना है ना, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कर देती हूँ। ओके, फर्दर अब मैं 0 इंटू एक्स कर दूं तो वो 0 ही होता है, और यहाँ पर अगर मैं 7 का मल्टीपल रख दूं, लाइक मैंने 14 रख दिया, अभी आपको पता लग जाएगा कि हमने 7 का मल्टीपल 14 ही क्यों रखा, 7 क्यों नहीं रखा, या 21 या 28 वो क्यों नहीं रखा। इसको हम सेकंड इक्वेशन कर देते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड 1 and 2, तो यहां से क्या आ जाएगा 3x congruent 12 mod 7। तो अब यहां पर मेरे पास 3 का मल्टीपल बन गया। फर्दर x congruent 4 mod 7। अब आपको पता लग गया ना कि यहाँ पर हमने 14 ही क्यों लिया, 21 या 28 क्यों नहीं लिया, 7 के मल्टीपल्स तो वो भी हैं। बट मुझे यहाँ पर नंबर इस तरह से लेना है कि इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं मैनिपुलेट करूं तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल बने 3 का। अब देखो ऐड किया फर्स्ट और सेकंड को तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल बन गया है ना। सो ये तो प्रैक्टिस से आता है, इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू आपको आएगा। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगी, x congruent 4 mod 7 करना है। सोल्यूशन फाइंड करना है for 15x congruent 12 mod 21। इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m के लिए मुझे सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद ही हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन चेक करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, a और m की जीसीडी। ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका m है। 15 and 21 की जीसीडी 3 होती है। 15 is equals to 3 into 5 and 21 is equals to 3 into 7। कैनोनिकल फॉर्म अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो जीसीडी इनकी कितनी आ गई, 3। सो दैट मीन्स इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब क्या ये 3 जो है वो मेरा 12 को डिवाइड करता है, मैं 12 को लिख सकती हूँ ना 3 into 4, दैट इज 12 इज इक्वल टू 3 into में सम इंटीजर। तो 3 मेरा 12 को डिवाइड करता है। सो इक्वेशन 1 जो है हमारी, उसके लिए सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। फर्दर कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, जितने इन दोनों की जीसीडी है। सो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m के लिए कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, 3 सॉल्यूशंस। अब हम उन 3 सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। हमें यही दे रखे है ना 15x congruent 12 mod 21। अगर आप ध्यान से देखें ये तीनों के तीनों 3 के मल्टीपल पड़े हुए हैं, तो यहाँ मेरा क्या बन गया 5x congruent 4 mod 7। अब तो मैं यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकती ना,
सो दैट मीन्स मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। फिर से वही, अब पिछले वाले केस में हमने 14 लिया था ना, यहाँ पर मैं क्या बना सकती हूँ, अगर मैं 14 + 4 करूंगी तो मेरा 18 बनेगा, 5 पे नहीं जाता। 7 3 21, 21 + 4 करूंगी 25, 5 के टेबल पे जाता है। सो दैट मीन्स अब यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 0 कॉन्ग्रेंस 21 mod 7। ये इक्वेशन 2 कर देते हैं, ये इक्वेशन 3 कर देते हैं, सेकंड और थर्ड को ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन गया 5x कॉन्ग्रेंट 25 mod 7। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐड करने से ही बनेगा, एलिमिनेशन से भी बन सकता है, इनको सब्ट्रैक्ट करा करके भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी इक्वेशंस के ऊपर। तो यहाँ से क्या आ गया, x कॉन्ग्रेंट है 5 mod 7। इसका एक सोल्यूशन ये आया ना, हमें कितने चाहिए, 3 सोल्यूशन। x कॉन्ग्रेंट 5 mod 7 का मतलब क्या है कि 7 जो है वो डिवाइड करता है x - 5 को। अगर ये सिचुएशन आ रही है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x - 5 = 7 into में सम इंटीजर बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अब यहाँ पर x - 5 = 7 के आया ना, अब हम k की वैल्यूज पुट करेंगे। जब हमने इस थ्योरम का प्रूव किया था कि फॉर लीनियर कॉन्ग्रेंस ax कॉन्ग्रेंट b mod m, जहाँ पर अगर am की जीसीडी b को डिवाइड करती है तो एग्जैक्टली d सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो उस थ्योरम के प्रूफ में हमने एक चीज की थी, लास्ट में ना सॉल्यूशन ये आया था कुछ इस तरह से, x = x0। ऐसे करते करते लास्ट सॉल्यूशन जो था वो x = x0 + d - 1 into m 1 था। d जो थी वो उसकी जीसीडी थी। तो यहाँ पर k की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, अगर d जो है वो मेरा 3 पड़ा हुआ है तो k की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, एंड लास्ट क्या जाएगी, d - 1 दैट इज 3 - 1 2। k को हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है फॉर लीनियर कॉन्ग्रेंस 15x कॉन्ग्रेंट 10 mod 145। अब यहाँ पर आप ध्यान दें तो जो m की वैल्यू है 145 वो a और b से बहुत ज़्यादा है। सो हमारी जो कोशिश रहेगी ना m की वैल्यू को कम बनाने की रहेगी। पहला वर्किंग रूल जो है m की जो वैल्यू है हम a और b से कम बनाएंगे। तो और अब हमें यहाँ पर इसके सोल्यूशन की बात करनी है, तो पहले हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए 15 और 145 की जो जीसीडी है जो कि 5 आएगी वो मेरी 10 को डिवाइड करनी चाहिए और कर रही है। सो दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब फिर से हम वही रिजल्ट अप्लाई कर देंगे कि a और m की जो जीसीडी है वो b को डिवाइड कर रही है, तो लीनियर कॉन्ग्रेंस जो है ax कॉन्ग्रेंट b mod m उसके लिए एग्जैक्टली d सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो यानी कि इस लीनियर कॉन्ग्रेंस के लिए हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हैं, 5। अब हम उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 15x कॉन्ग्रेंट 10 mod 145 यही दिया हुआ है ना, ये तीनों ही मेरे 5 के मल्टीपल पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे 5 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x कॉन्ग्रेंट 2 mod एंड यहाँ पर हो जाएगा 29। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल बनाना है ना 3 का। 29 अगर मैं यहाँ पर करूंगी तो वो मेरा 31 बनेगा, 3 पे नहीं जाता। 29 into 2 58, 58 में जब मैं 2 ऐड करूंगी 60 बनेगा, आ गया इसका मल्टीपल। सो यहाँ पर नेक्स्ट 0 कॉन्ग्रेंट 58 mod 29, इन दोनों को ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x कॉन्ग्रेंट 60
mod 29, यहाँ से आ जाएगा x कॉन्ग्रेंट 20 mod 29। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट लिखना सीखो, दैट इज x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 29 इंटू k। इसका मतलब क्या है, कंग्रुएंसी की डेफिनेशन अप्लाई करो। 29 जो है वो मेरा डिवाइड करता है x माइनस 20 को, और अगर ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो नेक्स्ट ये मेरी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन जा रही है। सो अगर आप कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पर आप यहाँ से ये चीज डायरेक्ट लिखना सीखो। जैसे k की वैल्यू पुट करेंगे तो रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे पास इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m के लिए। d की वैल्यू 5 है तो k की वैल्यू क्या क्या जाएगी, 0 1 2 3 एंड 4, दैट इज 0 से लेकर के 5 माइनस 1 तक। k की वैल्यूज पुट करेंगे तो 5 सॉल्यूशन आ गए इसके लिए। जस्ट बिकॉज यहाँ पर m की वैल्यू ज्यादा पड़ी हुई थी तो क्वेश्चन को देख करके हेजिटेट नहीं होना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। नाउ इन दिस क्वेश्चन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन फॉर 13x कॉन्ग्रुएंट 9 mod m। अब हमें क्या करना है, इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड करना है इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m के लिए। सिर्फ स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और इसमें कुछ नहीं है। लाइक पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें तो डायरेक्टली था कि सोल्व करो लीनियर कॉन्ग्रुएंस को या सॉल्यूशन फाइंड करो फॉर द गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंस। अब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ क्या कह दिया कि लीस्ट पॉजिटिव इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन। सो दैट मीन्स यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ध्यान हो तो जो हमने थ्योरम की थी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की और उसके बाद कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या था कि इफ am GCD of am d and d divides b then linear congruence ax congruent b mod m has exactly d solutions, और इसके बाद आगे लिखा हुआ था which are incongruent modulo m। सो बेसिकली हमें इसमें सॉल्यूशन ही फाइंड करना है इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के लिए। बस फाइंड कौन सा करना है, लीस्ट पॉजिटिव इनकंग्रुएंट, दैट इज जो सबसे छोटा सॉल्यूशन है ना वो फाइंड करना है। लाइक अब मान लो इसकी जीसीडी जो है वो कोई डी है तो इसके सॉल्यूशंस जब हम फाइंड करेंगे x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस m1 इंटू k की वैल्यूज पुट करते थे d माइनस 1 तक। तो अब हमने वो सारी ना पुट करके सिर्फ और सिर्फ वो वाली वैल्यू पुट करनी है जिसके लिए इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा आए, लीस्ट पॉजिटिव आए। सो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो 13 एंड 25 की जीसीडी चेक करते हैं। को प्राइम है, ओके 1 जो है 9 को डिवाइड करता है। सो सॉल्यूशन जो है इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, एग्जिस्ट करता है फॉर द गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंस। अब ये को प्राइम है तो इसका सॉल्यूशन नहीं कि एग्जिस्ट करता है। अगर इसकी जीसीडी 1 ना होकर के कोई 3 या 4 होती तो इसके लिए सॉल्यूशन जो होता वो मेरा लीस्ट पॉजिटिव कौन सा होता, जब मैं k को 0 पुट करती। अब यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये हमें दे रखा था 13x कॉन्ग्रुएंट 9 mod 25। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 13 का मल्टीपल बनाना है। अगर मैं 9 में अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 25 50 देन 75 100 150 and 175 200 225 250। तो आप यहाँ से ऐसे इसको चेक भी कर सकते हो कि इनमें से वो कौन सी वैल्यू है कि जिसमें मैं 9 ऐड करूं तो यहाँ पर मेरा 13 का मल्टीपल बन जाए। 175 चेक करके देखते हैं। सिंस मुझे 13 का मल्टीपल बनाना है तो थोड़ी ग्रेटर वैल्यू उठा लेते हैं। 175 पर चेक करो क्या बन रहा है, नहीं बन रहा। 200 225
अगर यहाँ पर नंबर बड़ा पड़ा हुआ है ना तो अंडरस्टूड ही है, इंस्पेक्शन के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि हम क्या पुट करें या क्या ना पुट करें। 225 पुट करके देखते हैं। 0 कॉन्ग्रेंट 225 mod 25। तो इन दोनों को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास आएगा 13x कॉन्ग्रेंट 234 mod 25। अब 234 को चेक कर लो, क्या 13 पे डिवाइड होता है? 13 1 सा 13 जाएगा, देन 13 8 सा 104 जाएगा। सो दैट इज x कॉन्ग्रेंट है मेरा 18 mod 25 के। दैट इज x इज इक्वल्स टू 18 जो है वो मेरा क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 25। सिर्फ यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया कि इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है, तो ये तो आपको तभी पता लगेगा ना जब आपने थ्योरम्स जो है वो प्रॉपरली की होंगी, उनकी स्टेटमेंट्स आपको प्रॉपरली ध्यान होंगी। टॉपिक पर चलते हैं, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। An equation of the form ax plus by is equal to c is called linear Diophantine equation, where a is non-zero and b is non-zero। कोई भी इक्वेशन जो हमारी किस फॉर्म की है? ax plus by is equal to c, जहाँ पर a भी नॉन जीरो है और b भी नॉन जीरो है। c जीरो हो सकता है, c के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है। तो यानी कि ax plus by इक्वल टू c, a नॉन जीरो b नॉन जीरो। ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप्स नहीं पड़ी हुई। बस वो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता था वहां पर a और b जीरो हो सकते थे, बट लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन वो कब बन जाएगी? अगर a और b जो है वो दोनों ही मेरे नॉन जीरो हो। फर्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। द लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन ax plus by is equal to c has a solution। इस लीनियर इक्वेशन के पास ना एक सॉल्यूशन होएगा इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ AB, A और B की जो GCD है वो C को डिवाइड करती है। इफ एंड ओनली इफ है तो पहले हम इसका सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू x नोट एंड y इज इक्वल्स टू y नोट बी solution for linear Diophantine equation ax plus by is equal to c। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। दैट इज ax नोट प्लस by नोट इज इक्वल टू c। अब हमें रिक्वायर टू प्रूव क्या है? यहाँ पर GCD ऑफ AB डिवाइड्स c। हमने क्या चीज प्रूव करनी है कि AB की जो GCD है वो C को डिवाइड करती है। सो लेट कर लेते हैं A और B की GCD D। GCD लेट करिए तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं? GCD की ही डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या चीज आ गई? D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। को डिवाइड कर रहा है, D B को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ना कि D जो है वो मेरे किसको डिवाइड करेगा? ax नोट प्लस by नोट को। अब ये हमने कहाँ से लिखा? डिविजिबिलिटी के रिजल्ट से। दैट इज a b को डिवाइड करता है, a c को डिवाइड करता है, देन a जो है वो bx प्लस cy को डिवाइड करेगा फॉर ऑल x y बिलोंग इंटीजर्स। तो यही रिजल्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किए। जो आपने चैप्टर 1 डिविजिबिलिटी किया था उसके थ्योरम्स आप देख लो कितने इंपॉर्टेंट है। फर्दर चैप्टर्स में कहीं पर भी या आप क्वेश्चंस को कर रहे हो तो उनमें सॉल्यूशंस में भी आपको हेल्प कर रहे हैं। सो D जो है वो मेरा ax नोट प्लस by नोट को डिवाइड कर रहा है, बट ax नोट प्लस by नोट की वैल्यू क्या है मेरी? C पड़ी हुई है। सो दैट मीन्स D जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? C को। और यही तो हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव था, GCD ऑफ AB डिवाइड्स C। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्सली क्या करेंगे कि ये हम सपोज करके चलेंगे और इसके लिए ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करवाएंगे।
कन्वर्सली अब हमने यही सपोज किया, ए बी की जीसीडी जो है वो सी को डिवाइड करती है, सो दैट मीन्स C इज इक्वल्स टू D इंटू में सम इंटीजर, लिख सकते हैं हम ऐसा। फर्दर D जो है वो A और B की GCD है, अगर D A B की GCD है तो वहां पर आपके दो रिजल्ट्स जा रहे थे, एक तो क्या होता था कि आप क्वेश्चंस में GCD वाली डेफिनेशन अप्लाई कर रहे थे, और दूसरा क्या था कि एग्जिस्ट करेंगे कोई M एंड N, और ये जो है हमारे इंटीजर्स हैं, सच दैट मैं लिख सकती हूँ D इज इक्वल्स टू AM प्लस BN, इस तरह से लिख सकती हूँ। अच्छा, अब मुझे D चाहिए या C चाहिए? मुझे तो C चाहिए ना, अगर AX प्लस BY इज इक्वल्स टू C है, यानी कि यहाँ पर मेरा A इंटू में समथिंग प्लस B इंटू में समथिंग इक्वल टू C होना चाहिए, बट यहाँ क्या पड़ा हुआ है D, और C जो है इज इक्वल्स टू D K है, तो दोनों तरफ हम K से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा KM और यहाँ पर हो जाएगा KN, वो तो हमारी C की वैल्यू है, सो C इज इक्वल्स टू A इंटू में KM प्लस B इंटू में KN, इसी तरह से आ गया ना हमारे पास। दैट मीन्स X इज इक्वल्स टू KM एंड Y इज इक्वल्स टू KN। सोल्यूशन आ गया ना हमारा AX प्लस BY इज इक्वल्स टू C के लिए, where A and B are non-zero. So linear diaphantine equation के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा if and only if A B की जो GCD है वो C को डिवाइड कर रही। आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ आया। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट्स ले लो, और प्रीवियस वीडियो के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाले गए हैं। सो अगर किसी का लास्ट वीडियो लास्ट क्लास मिस हुए तो आप वहां से कवर अप कर लो, एंड जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स as much as you can, and thank you for watching the video.